ओके गुड। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर को, क्योंकि मैक्सिमम कोर्स अपने कवर कर लिया है। अब जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन। ये एक स्कैन कॉपी है अपने प्रीवियस ईयर पेपर की। सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका ये पेपर है वो 5th सेमेस्टर में, ये जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 80 मार्क्स। ठीक है, आपको कितने मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने हैं? 28 मार्क्स। ओके, मिनिमम की बात हो रही है। 2 आवर्स का टाइम है, 3 आवर्स वाला पेपर नहीं। क्लियर? अब इस क्वेश्चन पेपर्स में क्या है, अपने 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ओके, जो पार्ट ए है उसमें 5 क्वेश्चंस हैं और आपको 5 के 5 अटेम्प्ट करने हैं। पार्ट पार्ट बी में 6 क्वेश्चन है, 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। और पार्ट सी में 3 क्वेश्चंस हैं, आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो ये जो बी और सी पार्ट है इसमें चॉइस है, और फर्स्ट पार्ट कंपलसरी है। ठीक है, ये नंबर पे भी डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट ए। आंसर शुड बी गिवन अप टू 25 वर्ड्स ओनली। आप देख लीजिए, लिमिट है अपने पास। ऐसा नहीं है कोई काउंट करने बैठेगा, बट ये इसलिए दिया गया है कि आप, ऐसा नहीं है कि आपको आता है तो आप लिखते चले जा रहे हैं। आप देख लीजिए कि मार्क्स, जो मार्क्स है इस क्वेश्चन का वो कितना है, 2 है, क्योंकि हम 5 क्वेश्चंस इस सेक्शन में करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 इंटू 2 10 मार्क्स का आपका फर्स्ट सेक्शन है, पार्ट ए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिस्क्राइब द की एलिमेंट्स ऑफ द मैकेट्रॉनिक सिस्टम। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, की एलिमेंट्स को आप बता सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम भी पढ़ा है, की एलिमेंट्स भी आपने पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तुरंत न्यूमेरिकल आ गया। कंसीडर एन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस स्ट्रेन गॉज with a resistance of 100 ohm and a gauge factor 2.0. What is the change in resistance of the gauge when it is subjected to strain? Strain given है, सबसे पहले देखें, रेजिस्टेंस गिवन है, गॉस फैक्टर गिवन है, उसके बाद आपको स्ट्रेन गिवन है। ठीक है, अब कैलकुलेट क्या करना है, चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, चेंज इन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं अपने नोट्स पर जाता हूं। ये क्वेश्चन हमारे पास था। ठीक है, हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व भी किया था। अब आपको जो भी गिवन है ना, आप इसमें देखिए, डेल्टा आर आपसे पूछा गया है, ये आस्किंग में आ गया। आर आपको गिवन है, क्लियर। स्ट्रेन गॉज फैक्टर आपको गिवन है और स्ट्रेन आपको गिवन है। ठीक है, तो 3 वेरिएबल आपको गिवन है, आपको केवल डेल्टा आर फाइंड आउट करना है। हम लोगों ने इसको पढ़ा, और अगर इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन भी सिमिलर ही है, आई थिंक ये वाला। आर आपको 100 गिवन है, गॉस फैक्टर 2 गिवन है, और देखिए स्ट्रेन भी 0.001 स्ट्रेन गिवन है। आपको बस एक डेल्टा आर कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.2 ओम आ रही है। तो आप इसको कैलकुलेट करके शो कर देंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, जहां भी आपने सेंसर्स के स्पेशली जो क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, उनको कंप्लीट करना है। ठीक, इसमें आप कैलकुलेट करके, क्या स्ट्रेन के जो आप स्ट्रेन और आपको गिवन है, आपको ये कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वन इज फिर से न्यूमेरिकल है। ड्यूरिंग ए टेम्परेचर मेजरमेंट यूजिंग बायोमेटेलिक स्ट्रिप, एन एल्यूमिनियम रॉड ऑफ 12 मीटर लेंथ at 28 degree centigrade expands. Calculate the expansion when the temperature changes from 0 degree centigrade to 120 degree centigrade. Okay. Assume the thermal expansion coefficient for aluminum is given like this. Okay. एक हम लोगों ने बायोमेट्रिक स्ट्रिप पढ़ा था जब हम टेम्परेचर सेंसर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला आता है, लेंथ इक्वल टू L0
डेल्टा एल इक्वल्स टू एल नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। ओके, इस तरीके से एक फॉर्मूला आता है। इसका यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो 0 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको अल्फा दिया हुआ है, तो उस टॉपिक को आपको वापस पढ़ना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेन विद डायग्राम ऑफ वर्किंग ऑफ पीवीडीएफ टैक्टाइल सेंसर। ये टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है, हमने कई सारे सेंसर्स पढ़े थे, लेकिन ये टॉपिक इसमें नहीं कवर हुआ है। टैक्टाइल सेंसर क्या होता है? जो टच को सेंस करता है फिजिकली। अगर कोई बॉडी है, वो अगर टच हो रही है या कोई मटेरियल को हम टच कर रहे हैं, तो उसको सेंस करने के लिए हम टैक्टाइल सेंसर का यूज करते हैं। ये पीवीडीएफ क्या है? ये एक प्लास्टिक फिल्म होती है, इसको बोलते हैं पॉलीवाइनल फिल्म। ओके, इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। टैक्टाइल सेंसर ये होते हैं। A tactile sensor is a device that measures information arising from physical interaction with its environment. Okay, तो ये तो एक नॉर्मल टैक्टाइल सेंसर की बात हो रही है। okay? ये तो केवल टैक्टाइल सेंसर की बात हो रही है, लेकिन अगर हम पीवीडीएफ की बात करेंगे, देखिए पीवीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीविनाइल डेन फ्लोराइड। ये एक फिल्म होती है। फिल्म मीन्स वो एक पतली सी स्ट्रिप जैसे स्टैम्प्स होती हैं, उस तरह से फिल्म होती है। इस मटेरियल का यूज किया जाता है किसी भी इंटरेक्शन को, फिजिकल इंटरेक्शन को सेंस करने के लिए। ठीक है, इनके अलग अलग पर्पसेस होते हैं, वो हम इसमें पढ़ सकते हैं। टॉपिक एक्चुअल में क्या होता है कि अपने सिलेबस में केवल एक सेंसर का नाम लिखा होता है, लेकिन सेंसर तो वाइड है। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं टेक्टाइल सेंसर लिखा हुआ है। कुछ इस तरीके से इसको समझें। ये टेक्टाइल सेंसर हो सकता है। टेक्टाइल सेंसर को अगर क्लासिफाई करेंगे तो फोर्स सेंसर या टॉर्क सेंसर, डायनेमिक सेंसर या थर्मल सेंसर, इस तरीके से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। फोर्स टॉर्क सेंसर्स अलग होते हैं क्योंकि वो केवल फोर्स को सेंस करते हैं, डायनेमिक उसके पोजिशन को सेंस कर रहा है और इसके टेम्परेचर को सेंस कर रहा है। तो टेक्टाइल सेंसर के लिए भी आप एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लीजिए। वैसे एक बार आ चुका है तो मुश्किल है सेकंड टाइम इसका रिवाइज यूज होना, बट फिर भी फॉर सेफ्टी कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, कंपेयर फिजिकल कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम अलोंग विद एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखिए ये केवल 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें काफी कुछ इसने लिख दिया। कंपोनेंट्स के बारे में बताना है, कंपेयर भी करना है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताना है। तो हम लोगों ने हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है, लेकिन एडवांटेज और डिसएडवांटेज आप उसमें ऐड कर लीजिए। आपका क्या वर्क है, आप लोग क्या करोगे इस पूरे कंप्लीट पेपर को, ठीक है ना, इसको असाइनमेंट के लिए, असाइनमेंट तो नाम की बात है, लेकिन आप लोगों के बेनिफिट के लिए आप इसको सॉल्व करोगे बाकायदा। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो 2 नंबर का है, 2 नंबर में आप कितना लिखोगे उस टाइम, इस तरीके से इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और मुझे सेंड करना है। ये आप लोगों का असाइनमेंट है। मैं आपको ये बता देता हूँ ये चीज कहाँ से कैसे लिखनी है। ठीक है, लेकिन आप ये मत सोचना कि सर 5 में से अगर 4 करने तो 4 कर ले, नहीं, आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। क्लियर है ना? ये गलती मत करना कि ऑप्शन है ऑप्शन, आप पूरा पेपर सॉल्व करके एक बार अपने पास रखो, एक कॉन्फिडेंस अलग से आपके पास आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी में देखिए 4 क्वेश्चन करने हैं, 10 नंबर का है। अब देखिए एक तो 2 नंबर का था और डायरेक्ट 10 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेम एंड एक्सप्लेन एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम। ये टॉपिक भी अलग है। हम लोगों ने सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़े थे। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़े थे।
लेकिन ये बात कर रहा है कंट्रोल सिस्टम की, जो कि एक डिफरेंट टॉपिक है इस पार्ट में। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा कि सीक्वेंशियल कंट्रोल, आप ऐसे सर्च करोगे सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम, काफी कुछ मिल जाएगा, है ना। क्योंकि सीक्वेंशियल का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं से जो आउटपुट है वो इनपुट के पास वापस जाएगा। यानी जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरीके से आएगा, जो आउटपुट है वो वापस से फीडबैक में किस पे जाएगा, इनपुट पर जाएगा, जिससे वो करेक्ट करेगा। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, उनमें से कोई दो आप एक प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक मुझे नहीं लगता कि दोबारा रिपीट होगा, है ना। बट फिर भी हम इसको रख सकते हैं, सीक्वेंशियल कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और अगर नहीं समझ में आया तो मैं वापस से सर्च करके बता दूंगा ये कैसे लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है, आपसे पूछा गया कंसीडर अ पैरेलल रेक्टेंगुलर प्लेट एयर स्पेस्ड कैपेसिटर ऑफ दिस। आपको इसको रब करता हूं एक बार। आपको लेंथ इंटू विड्थ ये आपको दी हुई है 30 × 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, यानी एरिया गिवन है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d, दैट इज 1.2 mm, ये गिवन है। इफ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर एप्सिलॉन r is equals to 1.006, then calculate the displacement sensitivity of the device by neglecting the displacement of the central plate, assuming permittivity of the plate is as this। देखिए एक छोटा सा मेरे ख्याल से यहाँ करेक्शन हो सकता है, ये 10⁻⁻12 होना चाहिए, क्योंकि जो परमिटिविटी होती है एयर की वो 10⁻⁻12 8.85 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर होती है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको सेंसिटिविटी फाइंड आउट करनी है। अब ये बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिविटी, यानी जो कैपेसिटर हम लोग लिखते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट l क्रॉस w मींस एरिया लेंथ इनटू विड्थ एंड d। ये तो होता है कैपेसिटेंस, लेकिन ये सेंसिटिविटी पूछ रहा है। तो सेंसिटिविटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट के लिए पूछ रहा है कि अगर सपोज ये जो लेंथ है वो वेरी करती है तो उसके अकॉर्डिंग क्या सेंसिटिविटी होगी, कितना कैपेसिटर चेंज होगा। सेंसिटिविटी तो यही होगी ना, कोई एक चीज वेरी करेगा तो उसके कैपेसिटर पे क्या क्या फर्क पड़ता है। तो इसको अगर डिफरेंशिएट कर दें, डेरिवेट कर दें, तो ये हो जाएगा W अपॉन D। तो ये वैल्यूज पुट करनी है आपको, सेंसिटिविटी कैलकुलेट करनी है। क्लियर। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। क्लियर। तो आपको ये लिखना है, इसको सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट का थर्ड क्वेश्चन, डेवलप एन ओप-एम्प सर्किट दैट कैन प्रोवाइड एन आउटपुट रिलेटेड टू द इनपुट। ये इनपुट है, इसके रिलेशन में आउटपुट फाइंड आउट करना है, किसका, ओप-एम्प का। तो ये टॉपिक मुझे लगता है कि आपके सिलेबस से नहीं था, है ना, जो आपका सर ये तो सिलेबस। पिछली बार था ना। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, ये डी में था। अगर डी डी में में था। ये डी में क्वेश्चन आता तो वैलिड था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसको हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीटली ये नाम ही नहीं है आपके पूरे सिलेबस में, ठीक है। तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इनपुट वोल्टेज आपको गिवन है, आपको केवल कैलकुलेट करना है आउटपुट वोल्टेज, ठीक। लेकिन हम इसको अभी नहीं सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। A negative feedback closed loop system was subjected to 10 volt and the system has forwarded gain 2 and feedback gain of 0.5 determine the output voltage। देखिए जब हम लोग बॉट प्लॉट और ट्रांसफर फंक्शन पढ़ रहे थे तब मैंने आपको एक कॉमन क्लोज लूप के बारे में बताया था, जिसमें जिसने भी क्लास अटेंड की होगी उसको पता होगा।
कुछ इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन था। यहाँ पर ये प्लस में है, ये माइनस में है। इसको हमने फॉरवर्ड गेन लिखा था GS, इसको लिखा था HS, ठीक है। और यहाँ पर आपका आउटपुट था CS और ये आपका इनपुट था RS। तो मैंने आपको बताया था जो ट्रांसफर फंक्शन होता है CS अपॉन RS, यानी आउटपुट अपॉन इनपुट, वो इस ब्लॉक डायग्राम के लिए क्या होता है, GS यानी फॉरवर्ड पाथ गेन अपॉन 1 प्लस GS इंटू HS। ये आपको मैंने बताया था। जो भी प्रेजेंट होगा शायद उसको थोड़ा बहुत भी याद होगा, तो इसने ये चीज देखी होगी, है ना। मैंने कहा था अगर ये प्लस होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस होता है तो ये प्लस होता है। ये एक डेरिवेशन है, बट वो चीज मैंने आपको नहीं समझाई थी। मैंने कहा था आपके लिए केवल इतना। ये जो सिग्नल आएगा ना, इसको बोलते हैं हम एरर सिग्नल। यहां से जो सिग्नल आएगा, इसके जस्ट बाद जो सिग्नल आएगा, उसको बोलते हैं एरर सिग्नल। क्यों एरर सिग्नल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनपुट और आउटपुट से जो फीडबैक आ रहा है उसको करेक्ट करेगा। तो अगर उसको हम रिप्रेजेंट करें ES इक्वल टू, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? RS में से क्या माइनस हो रहा है? RS में से माइनस क्या हो रहा है? ये वाला सिग्नल हो रहा है। तो ये सिग्नल आ कहां से रहा है? देखो, CS मल्टीप्लाई बाई HS, तो माइनस कौन हो रहा है? CS मल्टीप्लाई बाई HS, ये माइनस हो रहा है। क्लियर? अब आपको वैल्यूज गिवन है, सिंपल वैल्यूज गिवन है, आपसे आउटपुट पूछा गया। आउटपुट क्या है? अपना CS आउटपुट है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या चाहिए? GS चाहिए। GS की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है, आप 2 लिख लीजिए। आप HS की वैल्यू 0.5 दे रखी है, 0.5 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, और देखिए RS की वैल्यू आपको गिवन है 10, तो इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रोक्स 10 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। क्लियर? सॉल्व करके देख लेना। देन आपसे पूछा गया सेकंड, एरर वोल्टेज। एरर वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? RS की वैल्यू कितनी है? 10 है। CS की वैल्यू कितनी है? 10 आई। लेकिन HS की वैल्यू कितनी है? HS की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो 0.5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5। तो ये आपका एरर सिग्नल है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, लेकिन वही है कि डायरेक्ट हमसे कभी हमें पूरे सिलेबस में ऐसा कहीं नहीं लिखाया गया है कि हमें ट्रांसफर फंक्शन को इस तरीके से सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं ना, चीजें उसी में से पूछी जा रही हैं, बस हमें उसको थोड़ा माइंड में रखना है कि अच्छा ये भी पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट बात करें, प्रिंसिपल ऑफ ब्रशलेस डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर। देखिए एक ही टॉपिक पूछा गया है डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर का। क्लियर? तो आप इसको कर सकते हैं। आपके पास नोट्स हैं, उसमें ब्रशलेस डीसी परमानेंट मैग्नेट के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। बेसिक प्रिंसिपल डिस्क्राइब करना है, लेकिन इतना डिस्क्राइब कर देना कि आपको 10 नंबर का लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डिस्क्राइब इन डिटेल्स विद डायग्राम वेरियस प्रेशर सेंसर एंड टेम्परेचर सेंसर। प्रेशर सेंसर और टेम्परेचर सेंसर के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। टेम्परेचर सेंसर तो हमने काफी पढ़े थे, लेकिन प्रेशर सेंसर शायद हम लोगों ने कवर नहीं किए हैं। प्रेशर सेंसर आपको थोड़ा सर्च, या मैं सर्च करके बता दूंगा ये प्रेशर सेंसर में हम क्या लिख सकते हैं। वैसे जो स्मार्ट मटेरियल सेंसर थे उसमें भी प्रेशर सेंसर हैं, ठीक है। तो किसी भी 2 या 3 को आपको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि आपको टेम्परेचर सेंसर को भी लिखना है और प्रेशर सेंसर दोनों को लिखना है। तो जिसके भी डायग्राम अवेलेबल है उनको आप डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर सी की। पार्ट सी की बात करते हैं। इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, ठीक है। ये कुछ डायग्राम आपको याद है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, लेकिन इतना बड़ा डायग्राम हमने नहीं पढ़ा था। हमने केवल क्या रीड आउट किया है, केवल इतना पोर्शन रीड आउट किया है। इसका जो ये वाला हाफ है, ये हमने रीड आउट किया है। इसको बोलते हैं हम 1 डिग्री फ्लूइड सिस्टम। अगर ये दोनों कंबाइंड होकर आए हैं तो इसको हम बोलेंगे 2 डिग्री फ्लूइड सिस्टम, क्योंकि इसमें 2 बार हमारा जो एलिमेंट है वो आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी एलिमेंट। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सिंपल, जिस तरीके से हम 1 डिग्री को सॉल्व कर रहे हैं, सिमिलरली हम 2nd डिग्री को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे।
ये एक फ्लूइड सिस्टम है, फ्लूइड सिस्टम में यानी हाइड्रोलिक सिस्टम है। हमने हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया था, हाइड्रोलिक कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया था और हाइड्रोलिक इनर्टेंस कैलकुलेट किया था। तो इसने क्या बोला है, नेग्लेक्ट इनर्टेंस। तो इनर्टेंस तो हमें कैलकुलेट करना ही नहीं है, क्योंकि जो एक मास ऑफ वाटर होना चाहिए वो मूवमेंट में नहीं है, इसलिए हम इनर्टेंस नहीं ले रहे। हमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस यूज करना है। रेजिस्टेंस हमारे पास देखिए R1 और R2 दो रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस C1 एंड C2 दो कैपेसिटेंस है। इसने पूछा क्या है आपसे, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन H1 एंड H2 एंड टाइम। ठीक है, तो जो हम सॉल्व करेंगे वो एस डोमेन में सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम उसको टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम पहले यहां तक सॉल्व करें। जो आर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चेंज इन प्रेशर, ओके, और आउटपुट फ्लो रेट। तो चेंज इन प्रेशर में हम लेवल हेड्स को यूज कर रहे थे। यहाँ पर प्रेशर कैसे चेंज होगा, इस हाइट की वजह से प्रेशर है और एक इस हाइट की वजह से प्रेशर है। तो इन दोनों को अगर हम चेंज इन प्रेशर देखें तो H1 माइनस H2, ओके, ये है चेंज इन प्रेशर। फ्लो रेट क्या है, आउटपुट फ्लो रेट क्या है, आउटपुट फ्लो रेट क्या है, Q2 है, Q2 है। पहला इक्वेशन आपकी हो गई R1 के लिए। क्लियर, इसको आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया, आप एक बार देख लेना। देन C1 की बात करें, देन Q1 माइनस Q2। C1 क्या है, Q1 माइनस Q2, यानी ये जो प्रेशर आ रहा है, जो इनपुट फ्लो इन फ्लो रेट है वो और आउटपुट फ्लो रेट है उसका डिफरेंस इनटू C1 फर्स्ट वाले के लिए कंसीडर कर रहे हैं। देन रेट चेंज ऑफ प्रेशर। क्लियर, तो किसका प्रेशर, पहले वाले का, तो ये सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। ये आप एक बार देखना, मैंने उसमें आपको बताया है जो आपका फ्लूइड सिस्टम है, मॉडलिंग ऑफ फ्लूइड सिस्टम या मॉडलिंग ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, उसको आप देखना है ना, उसमें आपको ये चीज मिल जाएंगी सारी। ये दोनों इक्वेशन तो हमें एज इट इज जैसे उसमें लिखी है वैसे ही लिखनी है, बट इसके लिए कैसे लिखेंगे वो देख लेते हैं। इसका वापस से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, ठीक है। R2 के लिए कैसे लिखेंगे, R2 चेंज इन प्रेशर कैसे आएगा, देखिए यहां पर इनिशियल क्या है H2, लेकिन आगे कोई प्रेशर नहीं है ना, तो H2 माइनस 0। आउटपुट फ्लो रेट, आउटपुट फ्लो रेट क्या है यहाँ पर, Q3, इसके लिए क्या आ जाएगा, Q3। ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ जाएगी, इसको भी आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करते हैं C2 के लिए। C2 के लिए देखिए कैसे लिखेंगे, Q1 माइनस Q2 लिखा था, क्यों, क्योंकि इनपुट क्या था, Q1 था, आउटपुट क्या था, Q2 था। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट क्या है, Q2 है, आउटपुट क्या है, Q3 है, तो Q2 माइनस Q3। क्लियर, C2 और हाइट क्या है, H2, तो DH2 अपॉन DT। ये होगी फोर्थ इक्वेशन। इसको भी आप क्या कन्वर्ट कर लोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है, ये हो जाएगा R1 एज इट इज रहेगा, H1S H2S Q2S, ओके। ये तो एस एस लिख जाएंगे साथ में ब्रैकेट में। इसके अलावा Q1S Q2S C1 एज इट इज रहेगा, और जो डेरिवेटिव होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, H इंटू एक्स एस, इस तरीके से लिखते हैं डेरिवेटिव को। तो यहाँ पर आप S इंटू H1S कर देंगे, ये R2 एज इट इज रहेगा, H2S और Q3S। यहाँ पर सेम Q2S Q3S C2 एज इट इज रहेगा और S इंटू H2S। आपके पास ये तीन चार इक्वेशन आ जाएंगी। जिस भी रिलेशन को पूछा जाए, है ना, अगर H1 H2 में रिलेशन पूछा गया है तो H1 और H2 की इक्वेशंस को इस तरीके से, वेट अ मिनट,
ओके, तो आपको ये रिलेशन फाइंड आउट करना है, ये सॉल्व करना है आपको, और मुझे बताओगे कि आपने कैसे सॉल्व किया। इसलिए ये असाइनमेंट है, इस पेपर को पूरा सॉल्व करना है। मैंने पूरे टाइम में कोई असाइनमेंट नहीं दिया, सिर्फ ये असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो भी पूछा जाए, अगर आपसे Q1 और Q3 में रिलेशन पूछा जाता है तो अभी आप इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके सॉल्व कर लोगे, इन्हीं इक्वेशंस का सॉल्व करके करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की। एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंस टू Excuse me, डिजाइन sir. मैकेट्रोनिक सिस्टम विद वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। ये किसी भी Excuse me, एक sir. मैकेट्रोनिक, हाँ जी बताएं। सर यहाँ पे ये नेग्लेक्ट इनर्टेंस दे रखा है, वो इनर्टेंस क्या है यहाँ पे? हाइड्रोलिक इनर्टेंस जब होता है जब कोई मास ऑफ फ्लूइड मूव करता है एक साथ, कोई मास है, मतलब कोई फ्लूइड है एक साथ, उसको हमने कंसीडर कर लिया, उस मास, उसका मास m है, जब ये मूव करता है तो वहां पर इनर्टेंस आता है, हाइड्रोलिक इनर्टेंस। लेकिन इस सिस्टम में कोई भी मास इस तरीके से मूव नहीं करेगा, है ना, इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया गया। अगर ये मूव कर रहा होता है ये सिस्टम में, ये जैसे ये वाला ब्लॉक है मास का, ये जो फ्लूइड का ब्लॉक है, ये एक साथ किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता तो हम उसको इनर्टेंस के लिए कंसीडर करते, ठीक है। बट यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, इसलिए उसने पहले खुद से ही दे दिया नेग्लेक्ट इनर्टेंस। बल्कि हमें सिस्टम देख के ही समझ में आना चाहिए कि ये जो फ्लूइड है वो एक साथ बल्क में मूव नहीं कर रहा है, बट एक पाइप के थ्रू जा रहा है, तो उसको तो हम कंसीडर नहीं करते इनर्टेंस में, है ना, ठीक है। यस सर। ओके, हम बात करें एक मैकेट्रोनिक सिस्टम को डिफाइन करना है कि उसमें क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो उसकी डिजाइनिंग को लेकर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको सर्च करना पड़ेगा, ये कहना चाहिए कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी उसको सिस्टम को डिजाइन करना है तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग सिस्टम डिजाइन होता है, उसकी साइज, उसकी कॉस्ट, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी डिजाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको ऐसे फैक्टर्स लिखने हैं, उसको डिटेल में लिखना है, क्योंकि ये 15 मार्क्स का अकेला क्वेश्चन है, ठीक है। इस पर इसके नोट्स, इससे रिलेटेड टॉपिक भी मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन पहले आप खुद सर्च करना, क्योंकि पेपर क्या होता है कभी हमें फिक्स नहीं पता होता है कि कैसा आएगा। अगर मान लो ऐसा पेपर आ गया तो आप किस चीज को इंक्लूड करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन अ माइक्रो प्रोसेसर। अब देखिए माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपसे पूछा गया है, माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर का क्या रोल है, स्टेटस का क्या रोल है, मेमोरी एड्रेस का क्या रोल है, और प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स का क्या रोल है। तो जो माइक्रो कंट्रोलर के लिए हमने पढ़ा है वो माइक्रो प्रोसेसर के लिए भी आपको पढ़ना है। और इसमें एक्यूमुलेटर क्या होता है, ये सबसे पहले वो रजिस्टर होता है जो किसी भी रिजल्ट को सबसे पहले स्टोर करेगा। अगर रिजल्ट अपडेट हुआ तो सबसे पहले कहाँ स्टोर होगा, एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा। देन हम उसको शिफ्ट करते हैं किसी अदर जनरल पर्पज रजिस्टर में, ओके, या मेमोरी लोकेशन पे शिफ्ट करते हैं। स्टेटस, प्रोग्राम स्टेटस वर्ड जैसे आपने उसमें पढ़ा है माइक्रो कंट्रोलर में, वैसे ही इसमें भी है। मेमोरी एड्रेसेस क्या होती हैं, जो मेमोरी एड्रेस है वो कैसे डिफाइन होता है, वो सारी चीज में। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स हमने उसमें भी पढ़े हैं माइक्रो कंट्रोलर में, तो वो आपको यहाँ पे भी दिखने हैं। फिर कहता है कि सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का, ड्रॉ। अब देखिए ये 4 नंबर, 4 टॉपिक हैं, 4 मार्क्स के हैं, तो आपको इतना लिखना है बिल्कुल सफिशिएंट और एक्यूरेट कि आपको एक एक नंबर के लिए हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इतना मान लीजिए। बहुत ऐसे नहीं गाता लिखने बैठ के एक्यूमुलेटर की, एक्यूमुलेटर क्या होता है आपको बताना है बस, 4-5 लाइन, 4-5 लाइन मुश्किल से, इतने में सफिशिएंट। ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ बेसिक माइक्रो कंट्रोलर एंड एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ईच सिस्टम। माइक्रो कंट्रोलर का हमने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा हुआ है, उसके हर ब्लॉक डायग्राम का फंक्शन आपको डिफाइन करना है। लेकिन ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ सिस्टम अप्रोक्स सब सिस्टम 4 है या 5 है या 6 है ना, तो उनको उतना ही डिफाइन करना है कि आपको 6 मार्क्स मिल जाए। तो मेन चीज क्या है, क्योंकि आपको ब्लॉक डायग्राम भी ड्रॉ करना है तो उसके भी मार्क्स खुद में है, तो इतना इतना डिफाइन करना है कि आप इसको पूरा अटेम्प्ट कर सको। What are the various electrical actuators? Describe any 4 of them. 5 नंबर का क्वेश्चन है और 4 उसने पूछ लिए। तो आपको इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स काफी पढ़ाए गए हैं, जैसे सोलेनॉइड हो गया, रिलेज हो गए, ठीक है। इसके अलावा डीसी मोटर्स हो गई, ये सब इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स हैं। इनको आपको इतना लिखना है कि आप 5 नंबर 4 में आराम से ले लो,
तो सोच लो, आपको थोड़े थोड़े जो सिंपल डायग्राम्स है और उसको जल्दी जल्दी बनाना है और उनके बारे में दो चार लाइन लिखनी है। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन जो है ना आपका वो 15 मार्क्स का कंप्लीट होगा। क्लियर?